गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, हम यूनिट 4 में केमिकल डायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने अभिक्रिया का वेग और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे वेग नियम या दर व्यंजक। वेग नियम या दर व्यंजक। स्टूडेंट, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है AA प्लस में BB प्लस में CC इज इक्वल टू उत्पाद। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग बराबर होता है वेग स्थिरांक के और अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के। यहाँ A के मोलों की संख्या है, स्मॉल b के मोलों की संख्या, स्मॉल c के मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या हमेशा घात में जाएगी, गुणा में b की सांद्रता और इसकी संख्या घात में जाएगी, c की सांद्रता और इसके मोलों की संख्या घात में जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अभिक्रिया का वेग जो होता है उसका मात्रक होता है सांद्रता समय इनवर्स, या यूं कहें यदि A की सांद्रता बराबर B की सांद्रता बराबर C की सांद्रता बराबर इकाई हो, इकाई 1 मोल पर लीटर हो, तो अभिक्रिया का वेग बराबर होगा वेग स्थिरांक के। अर्थात वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया वेग के बराबर होता है जिसमें भाग लेने वाले समस्त अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई में ली गई हों या 1 मोल पर लीटर में ली गई हों। वेग स्थिरांक के यहाँ पर वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, ये वेग स्थिरांक है या विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, और ये उस अभिक्रिया वेग के बराबर होता है जब अभिक्रिया में समस्त अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई में ली गई हों। ठीक है स्टूडेंट, अब विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात करेंगे। विशिष्ट अभिक्रिया वेग ये दर व्यंजक है, इसे वेग नियम या दर व्यंजक कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया या वेग नियतांक का मात्रक। ठीक है स्टूडेंट, वेग नियतांक का मात्रक, जैसे एक रिएक्शन है N1A प्लस में N2B प्लस में N3C, ये बनाते हैं मिलकर उत्पाद। तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग बराबर होता है K और अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के, और अणुओं की संख्या घात में जाती है हमेशा। B की सांद्रता N2 घात में जाएगी, अणुओं की संख्या घात में जाएगी। ठीक है, ये सारे सांद्रता के पद हैं। अभिक्रिया का वेग का जो मात्रक होता है सांद्रता समय इनवर्स। हमने पढ़ा था सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय, इसे सांद्रता समय इनवर्स कहते हैं। अभिक्रिया का वेग जो होता है इसका मात्रक सांद्रता समय इनवर्स होता है। और यहाँ पर ये भी सारे सांद्रता के पद हैं, लिख सकते हैं हम सांद्रता की पावर N1 गुणा में सांद्रता की पावर N2 गुणा में सांद्रता की पावर N3, या सांद्रता समय इनवर्स। सांद्रता की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, के आधार समान हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सांद्रता N1 प्लस में N2 प्लस में N3। ठीक है, अब K का मान निकालना है तो K बराबर ये नीचे आ जाएगा सांद्रता समय इनवर्स बटे में सांद्रता की पावर N1 प्लस में N2 प्लस में N3। अब यहाँ सांद्रता की पावर 1 है और नीचे सांद्रता की पावर N1 प्लस N2 प्लस N3 है, तो कैसे लिखेंगे इसको? यदि
N1 प्लस N2 प्लस में N3 बराबर N हो, टोटल मोलों की संख्या हो, तो ये हो जाएगा सांद्रता की पावर 1 समय इनवर्स बटे में सांद्रता की पावर n। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, k बराबर सांद्रता, ऊपर भी सांद्रता है नीचे भी सांद्रता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस n समय इनवर्स, क्योंकि जब ये सांद्रता वाला नीचे वाली सांद्रता ऊपर जाएगी तो इसकी पावर माइनस n हो जाएगी, घातांक का चिन्ह बदल जाएगा, ऊपर 1 है ही, तो 1 माइनस n और समय इनवर्स, या सांद्रता की जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है, तो इसको लिख सकते हैं मोल बटे लीटर, क्योंकि सांद्रता की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर, तो सांद्रता की जगह मोल प्रति लीटर 1 माइनस n, और समय का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो k का मात्रक मोल की पावर 1 माइनस n और लीटर की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो लीटर की पावर -1 हो जाएगा, लीटर की पावर -1 हो जाएगा, और लीटर के भी ऊपर पावर है 1 माइनस n, तो ये हो जाएगा, घातें गुणा होंगी तो -1 और माइनस प्लस n, तो n प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 1 माइनस n या n माइनस 1। लीटर मोल की पावर 1 माइनस n और लीटर की पावर उल्टा कर देना n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, तो ये वेग नियतांक का क्या है? मात्रक है। मोल की पावर 1 माइनस n या मोलों की संख्या है अभिकारकों के, लीटर की पावर इसका उल्टा कर देना n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, ये याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना, के का मात्रक है मोल की पावर 1 माइनस n, इससे हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे ये एक अभिक्रिया है, अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस जल बनता है, इसके 4 अणु हैं, इसके 5, इसके 4 और इसके 6, ठीक है। तो यहाँ N1 का मान 4 है और N2 का मान 5 है, अभिकारकों के मोलों की संख्या है, और टोटल मोलों की संख्या हो गई N1 प्लस N2 बराबर 4 प्लस में 5 बराबर 9। इसका वेग स्थिरांक निकालना है, K का मात्रक निकालना है, K का मात्रक है मोल की पावर 1 माइनस n और लीटर की पावर उल्टा कर देना 1 माइनस n का n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। K बराबर इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल की पावर 1, n का मान यहाँ पर 9 है तो -9, लीटर की पावर 9 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो K का मात्रक आ जाएगा मोल की पावर -n 8, लीटर की पावर 9 में से 1 गया तो 8 और सेकेंड इनवर्स। इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है, ठीक है स्टूडेंट। उसी प्रकार से मान लो हमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर आधारित, वो हम करेंगे। स्टाइकियोमेट्रिक पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल दे दिया हम ये जानते हैं कि अभिकारक के संदर्भ में रेट ऑफ रिएक्शन होता है R2, यहाँ नेगेटिव चिन्ह लग जाएगा, R2 माइनस R1 बटे में T2 माइनस T1 औसत वेग, और प्रोडक्ट के संदर्भ में होता है P2 माइनस P1 बटे में T2 माइनस T1। अंतिम सांद्रता प्रोडक्ट की प्रारंभिक सांद्रता घटा देंगे, अंतिम समय प्रारंभिक समय। ऐसे ही अंतिम सांद्रता अभिकारक की, R अभिकारक है, P प्रोडक्ट के लिए है, R अभिकारक रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। माइनस आता है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है, यहाँ इसके लिए प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट के लिए प्लस आता है क्योंकि इसकी सांद्रता बढ़ती है। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करते हैं। जैसे हमें दे रखा है किसी अभिक्रिया के लिए T1 का मान दे रखा है
50 सेकेंड, T2 का मान दे रखा है 150 सेकेंड, R1 का मान दे रखा है 200 और R2 का मान दे रखा है 50 मोल पर लीटर, अभिकारक मोल पर लीटर। ठीक है, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स में, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स में, और मोल पर लीटर घंटा इनवर्स में। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है माइनस, क्योंकि अभिकारक के संदर्भ में माइनस आता है क्योंकि इसकी सांद्रता घटती है, तो R2 माइनस R1 बटे में T2 माइनस T1। तो माइनस R2 का मान है, R2 का मान 50 माइनस 200, T2 का मान 150 माइनस में 50 माइनस, तो माइनस 200 है प्लस के 50 हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 150 में से 50 गए तो ये आ जाएगा 100, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5, ये तो आ जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स में। हमें मिनट इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको 60 से गुणा करो, या मिनट इनवर्स में करना है तो 1.5 इंटू 60, पॉइंट हटाया तो ये आ गया 15×90 मोल पर लीटर, ये आ गया मिनट इनवर्स में। और हमें घंटे इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 3600 से गुणा करो, या 1.5 इंटू 3600 से गुणा करो, घंटे इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 0। 360 को 15 से गुणा करोगे 5400 आ जाएगा, 5400 मोल पर लीटर घंटा इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स में आ गया 1.5 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स में करोगे 90 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, घंटा इनवर्स में 3600 से गुणा करो, 5400 मोल पर लीटर घंटा इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, और हम एग्जाम्पल और करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे रिएक्शन है N2 प्लस में 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। ठीक है, अमोनिया के बनने का वेग, अमोनिया के बनने का वेग दे रखा है 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो हमें ज्ञात करना है N2 के विलुप्त होने का वेग और H2 के विलुप्त होने का वेग, क्योंकि ये तो नष्ट होंगे, ये खपेंगे या विलुप्त होंगे तभी तो उत्पाद बनेगा। तो इनके खपने का वेग ज्ञात करो N2 और H2 का। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। रेट ऑफ रिएक्शन इसकी स्टाइकोमेट्री से निकलेगा। अभिकारकों के लिए माइनस आता है तो माइनस d/dt N2 की सांद्रता बराबर अणुओं की संख्या बटे में आएगी, और अभिकारक के लिए माइनस 1/3 अणुओं की संख्या बटे में आएगी, माइनस अभिकारक के लिए क्योंकि इसकी खपेंगे नष्ट खत्म होंगे तो माइनस साइन यूज होगा। d/dt H2 की सांद्रता बराबर उत्पाद के लिए अणुओं की संख्या बटे में आएगी, प्लस आएगा उत्पाद के लिए क्योंकि बनता है, 2 को नीचे ले आएंगे, d/dt और अमोनिया की सांद्रता। ये रेट ऑफ रिएक्शन है इस अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अमोनिया के बनने का वेग दे रखा है 1/2 d/dt NH3। ठीक है, 1/2 अमोनिया के बनने का वेग दे रखा है गुणा में 10⁻³ तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/2 का मतलब होता है 0.5 × 10⁻³ या पॉइंट हटाएंगे 10, इस 10 की घात को यहाँ ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 5 गुणा में 10⁻⁴। ठीक है,
ये आ गया अमोनिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम N2 के लिए ज्ञात करेंगे और H2 के विलुप्त होने का वेग ज्ञात करेंगे। इससे ही निकालेंगे d/dt N2, ये माइनस में तो है लिखेंगे नहीं, ये बराबर है, ये सारे टर्म बराबर हैं, तो लास्ट वाले टर्म का मान आ चुका है हमारे पास। इसका मान आ गया 5 गुना में, क्योंकि ये टर्म बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ये आपस में बराबर हैं। इसका मान हमने निकाल लिया है 5 गुना 10 की घात -4, और ये बराबर है d/d2 N2 की सांद्रता 5 गुना में 10 की घात -4। ठीक है, तो N2 के विलुप्त होने का वेग भी इतना ही है, और H2 के विलुप्त होने का वेग निकालना है। ये N2 के विलुप्त होने का वेग है, N2 के विलुप्त होने का वेग है। इसी प्रकार हम H2 के विलुप्त होने का वेग निकालेंगे। विलुप्त होने का वेग निकालेंगे तो ये आ जाएगा, H2 की टर्म ले लेंगे 1/3 d/dt और H2 की सांद्रता, और ये बराबर है, इसका मान हमने निकाल लिया 5 गुना 10 की घात -4, और ये 3 वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 गुना में 5 गुना 10 की घात -4, यानी कि 5 या 15 गुना 10 की घात 4। ये हो जाएगा H2 के विलुप्त होने का वेग। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे ये है अमोनिया प्लस में SO2 का ऑक्सीजन, ये बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस में H2O 45-46। तो यहाँ हमें O2 के विलुप्त होने का वेग दे रखा है, ऑक्सीजन के विलुप्त होने का वेग दे रखा है 10 की घात -3 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो हमें अमोनिया के विलुप्त होने का वेग ज्ञात करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने का वेग, क्योंकि ये तो बनेंगे, और जल के बनने का वेग ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा, ये माइनस, इसके लिए माइनस साइन आएगा, अणुओं की संख्या बटे में जाएगी d(NH3)/dt माइनस 1/5 अणु की संख्या नीचे आएगी d/dt O2 की सांद्रता बराबर, इसके लिए प्लस में आएगा 1/4 अणु की संख्या नीचे d/dt नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता बराबर प्लस 1/6 d/dt जल की कंसंट्रेशन। हमें दे रखा है इसके विलुप्त होने का वेग, यानी कि ये सारे टर्म बराबर हैं 1/5 dO2/dt। ठीक है, इसके विलुप्त होने का वेग दे रखा है हमें, ये वाला दे रखा है 10 की घात -3। तो ये टर्म निकालो, ये टोटल इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें O2 के विलुप्त होने का वेग दे रखा है 10 की घात -3। तो ये आ जाएगा 0.10 5 दूनी 10 गुणा 10 की घात -3 या 0.2 गुणा में 10 की घात -4। तो ये आ गया ऑक्सीजन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का मान। ऑक्सीजन के संदर्भ में रेट ऑफ रिएक्शन आ गई 2 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। इसके विलुप्त होने का वेग दे रखा है 10 की घात -3। ठीक है, हो गया। अब हमें इसके विलुप्त होने का वेग ज्ञात करना है अमोनिया के, तो इसको ले लो, ये टर्म ले लो, ये रही 1/4 माइनस प्लस नहीं लेंगे हम कैलकुलेशन करते वक्त, ओनली फिगर्स लेंगे d(NH3) की सांद्रता /dt, और ये बराबर है इसके, क्योंकि ये सारी टर्म आपस में बराबर हैं, हमने ये मान निकाल लिया है 2 गुणा में 10 की घात 4 -4 ये निकाल लिया है। तो इसके विलुप्त होने का वेग निकाल लेंगे, ये 4 जाएगा वहाँ, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 10 की घात -4, यानी 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात -4।
मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो अमोनिया के विलुप्त होने का वेग निकाल लिया। अब इन दोनों के बनने का वेग निकाल लो। नाइट्रिक ऑक्साइड का ये दे रखा है, ये वाली टर्म ले लो और ये बराबर है इस वाले का, इसका मान हमने निकाल लिया 2 × 10⁻⁴। तो 1/4 d/dt नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने का दर निकालना है, इसका मान बराबर है 2 × 10⁻⁴। ये 4 वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 गुणा में 4 × 10⁻⁴, 8 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार जल के बनने का वेग ज्ञात करना है। जल के बनने वाली टर्म ये रही और ये बराबर है 2 × 10⁻⁴। ठीक है स्टूडेंट, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। जल के लिए निकालेंगे जल के बनने की दर 1/6 d/dt H2O और ये बराबर है, इसका मान हमने निकाल लिया इस पूरी टर्म का, ये मान था 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴, ये 6 वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 6 × 2 × 10⁻⁴ यानी कि 12, 6 दूनी 12 × 10⁻⁴। ये आ गया जल के बनने का वेग। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, आगे और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये टूटता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में हाफ O2। हाफ O2 का मतलब होता है 1 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन और N2 2 हैं ही। ठीक है, बैलेंस हो रहा है। अब हमें दे रखा है कि D माइनस में लिया है इस अभिकारक, तो d/dt N2O5 का कंसंट्रेशन बराबर है बराबर K1 और N2O5 का कंसंट्रेशन। दूसरा, इसके संदर्भ में प्लस लेंगे, उत्पाद है तो d/dt नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बराबर है, यहाँ K1 है तो आप ले लो K2 और N2O5 का कंसंट्रेशन लगाएंगे सब में। उसके बाद इसके संदर्भ में d/dt O2 का कंसंट्रेशन बराबर है K3 और N2O5 का कंसंट्रेशन, तो हमें K1, K2 और K3 में संबंध ज्ञात करना है। दोबारा सुने, इसके संदर्भ में d/dt N2O5 का कंसंट्रेशन बराबर है या इसका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है K1 N2O5 के कंसंट्रेशन के। इसके संदर्भ में d/dt N2, ये अणुओं की संख्या नहीं ले रहे हैं, ये मान दे रखे हैं तुम्हें क्वेश्चन में, NO2 बराबर है K2 N2O5 का, यहाँ भी N2O5 का कंसंट्रेशन। और इसके संदर्भ में d/dt O2 की कंसंट्रेशन बराबर है या इसका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है K3 N2O5 के कंसंट्रेशन। तो हमें K1, K2 और K3 में संबंध स्थापित करना है। क्या संबंध है? तो पहले तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, ये क्वेश्चन में दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर इसके संदर्भ में माइनस d/dt N2O5 की कंसंट्रेशन बराबर होगी, इसके संदर्भ में 2 नीचे ले आओगे प्लस का साइन आएगा उत्पाद के लिए, d/dt NO2 का कंसंट्रेशन बराबर 1/2 नीचे आएगा, 1/2 d/dt O2 का कंसंट्रेशन। अब इनके मान रख दो, इसकी जगह क्या मान है, d/dt N2O5 का कंसंट्रेशन, ये बराबर है K1 रेट और N2O5, फिर उसके बाद d/dt NO2, ये d/dt NO2 की जगह क्या रखेंगे, K2 और N2O5 की कंसंट्रेशन बराबर 1/2 तो हम लगाएंगे तो यह जाएगा K2 और N2O5 की कंसंट्रेशन बराबर 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2, ये 2 आ जाएगा टर्म ऊपर। ठीक है, और d/dt O2 की जगह क्या लिखेंगे, d/dt O2 की जगह लिखेंगे K3 और N2O5 की कंसंट्रेशन। N2O5 से N2O5 कैंसिल, बचा क्या, K1 बराबर 1/2, K2/2 बराबर 2K3।
अब हम 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि बट्टे में 2 आ रहा है, लघुत्तम ले लेंगे 2, तो 2 का गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने पर तो यह आ जाएगा 2k1, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2k1, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 खत्म, बराबर 2 से 2 खत्म, तो यह जाएगा k2 बराबर, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 k3, तो ये संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, k1 को करेंगे तो 2k1, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 खत्म, ओनली k2, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 k3। ठीक है स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं हम। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करें। जैसे अमोनिया का ऑक्सीकरण किया तो ये बना नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस में जल 4546। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है -d/dt, अमोनिया का कंसंट्रेशन बराबर है K1 और अमोनिया का कंसंट्रेशन। दूसरा हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसके लिए -d/dt, O2 का कंसंट्रेशन बराबर है K2, K1 अमोनिया K2 अमोनिया का कंसंट्रेशन। ऐसे ही इसके लिए प्लस में आ जाएगा d/dt, क्योंकि उत्पाद है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन बराबर है K3 अमोनिया का कंसंट्रेशन, K1 K2 K3 अमोनिया का कंसंट्रेशन, और इसके संदर्भ में, जल के संदर्भ में प्लस d/dt, H2O का कंसंट्रेशन बराबर है K4 अमोनिया का कंसंट्रेशन। K1 अमोनिया, K2 अमोनिया, K3 अमोनिया और K4 अमोनिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें K1, K2, K3 और K4 में संबंध स्थापित करना है। क्या संबंध है K1, K2, K3 और K4? ये K1 K क्या है? ये वेग नियतांक है, दर वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग है। ठीक है, अब इनमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अभिकारकों के लिए माइनस साइन आएगा, 1/4 d/dt, अमोनिया का कंसंट्रेशन बराबर -1/5, अणुओं की संख्या नीचे जाएगी, d/dt, O2 का कंसंट्रेशन बराबर, इसके संदर्भ में प्लस आएगा 1/4, अणुओं की संख्या नीचे, d/dt, नाइट्रिक ऑक्साइड बराबर प्लस 1/6 d/dt, H2 का कंसंट्रेशन। अब इनके वैल्यू रख देंगे, 1/4, हमें माइनस यूज़ नहीं करना, माइनस नहीं देखना, हमें फिगर्स देखने, साइन नहीं देखना। 1/4 d/dt, अमोनिया के संदर्भ में ये मान आएगा K1 और NH3 की कंसंट्रेशन, साइन को नहीं देखना हमें। 1/5 d/dt, O2 की जगह हमें रखना है K2 अमोनिया की कंसंट्रेशन, 1/4 d/dt, NO की जगह रखना हमें K3 अमोनिया की कंसंट्रेशन, और d/dt, H2 की जगह रखना हमें K4 अमोनिया, 1/6 K4 अमोनिया की कंसंट्रेशन। अमोनिया की कंसंट्रेशन से अमोनिया की कंसंट्रेशन कैंसिल, ये आ गया K1/4 बराबर K2/5 बराबर K3/4 बराबर K4/6। ये रिलेशन है K1, K2, K3 और K4 में। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल हम और ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं हम। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, बैलेंस कर लिया इसको। इस अभिक्रिया में 100 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, 100 ग्राम बनता है। तो O2 कितने ग्राम विलुप्त होगा? प्रश्न है O2 कितने ग्राम
विलुप्त होगा, ये है। सबसे पहले इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें। रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक से अभिकारकों के लिए -1/2 d/dt SO2 की कंसंट्रेशन बराबर -d/dt O2 की कंसंट्रेशन बराबर +1/2 d/dt और SO3 की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आ गया। अब हमें ये तीनों टर्म एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमें सांद्रता निकालनी है। सबसे पहले हम जानते हैं सांद्रता जो होती है, क्योंकि हमें ग्राम निकालने हैं, मात्रा निकालने हैं, O2 कितने ग्राम विलुप्त होगा या खपेगा। तो सांद्रता होता है मोल बटे लीटर, और यहाँ रिएक्शंस में हम वॉल्यूम 1 लीटर में लेते हैं, पर लीटर का मतलब 1 लीटर में लेते हैं, और मोल का मतलब होता है भार बटे में अणुभार। ये कई बार बता चुके हैं। तो हम इस वाली टर्म की जगह, इस वाली टर्म, ये सांद्रता जो है, सांद्रता होती है मोल बटे लीटर। लीटर का मतलब 1 लीटर ही होता है, लीटर 1 लीटर है, तो मोल का मतलब होता है भार बटे अणुभार। तो ये वाली टर्म ले लेते हैं हम, ऊपर वाली 1/2 d/dt SO3 की सांद्रता बराबर मोल ले लेते हैं, क्योंकि लीटर का मान 1 है, 1 का मतलब नीचे कुछ नहीं, 1 ही होता है, भार बटे अणुभार। तो SO3 का भार दे रखा है 100 ग्राम, और SO3 का अणुभार निकालना है। सल्फर का 32 और 16 × 48 यानी कि 80, ये आ गया। और ये बराबर है, हमें ऑक्सीजन का वेट निकालना है, तो ये बराबर है, हमने इस वाली टर्म का मान निकाल लिया 100/80, और ये बराबर है इस वाली टर्म के, ये सारी टर्म आपस में बराबर है। तो ये d/dt O2 की सांद्रता, और सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर। लीटर का मतलब 1, नीचे 1 का मतलब कोई एक ही रहता है तो है, रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मोल निकालना है, ऑक्सीजन का मोल निकालना है, और ये बराबर है ऑक्सीजन का मोल भार बटे में अणुभार। मोल होता है भार बटे अणुभार, और ये है मान 100/80 के बराबर। तो ऑक्सीजन का हमें वेट निकालना है, कितना ग्राम विलुप्त होगा, वो भार निकालना है। अणुभार होता है ऑक्सीजन का, इसको सॉल्व करेंगे। ऑक्सीजन का भार निकालना है, ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16 दूनी 32, और ये होता है 100/80, हमें भार निकालना है। तो ये 32, ये वाली टर्म जो है इसका मान हमारे पास आ गया था, ठीक है, 1/2, और इस पूरी का मान आ गया था, इस पूरी का मान है 100/80, तो हम ये मान रखेंगे। ठीक है, हम dO2/dt ये बराबर है dO2 बराबर, ये बराबर है dO2/dt बराबर है 1/2 d/dt SO3, इसके बराबर है 1/2 d/dt SO3, और इसका मान हमने निकाल लिया था, ये मान आ गया है 100/80, और हमें ये निकालना है O2 की सांद्रता मोल प्रति लीटर। लीटर का मान तो 1 है ही, मोल प्रति लीटर, मोल निकालना है, यानी कि भार बटे में अणुभार। तो भार निकालना है, अणुभार होता है ऑक्सीजन का 32, और इसका मान आ गया, ये जो वैल्यू आ गई है हमारे पास, इसकी ऑक्सीजन के लिए आ गई क्या, भार, और ये हमें इसका निकालना है, जैसे सांद्रता बराबर है, और ये पूरी टर्म जो है बराबर है, और ये आ गई हमारे पास 100/80 भार। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इसकी 100/80, और हमें निकालना है 100/80, और ये अणुभार वहाँ जाएगा 32। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बराबर आ जाएगा 8 से काटा, 8 × 80, 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा 10 चौक 40 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम विलुप्त होगा, 40 ग्राम विलुप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ जो बातें समझाई गई हैं वो समझ में आई होंगी, और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स डालिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।